राधे राधे भाई लोग, कैसे बानी जा रहुआ सब। हम आशा करते नहीं कि रहुआ सब एकदम मस्त होखम जा, जबरदस्त होखम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होखम जा। काहे से कि हौसला के तर्कस में कोशिश के उतिर जिंदा रखिए। हौसला के तर्कस में कोशिश के उतिर जिंदा रखिए। हार जाइए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीते के उम्मीद जिंदा रखिए। हाँ, जीते के उम्मीद जौन बा वो कभी खत्म ना होके के चाहे, और उम्मीद रही अगर दिल में तो सफलता आज ना तकाल मिल ही जाए। तो हमेशा कोशिश करत रहे के बा, अपन उम्मीद पे, खुद के भरोसा पे लगातार मेहनत करत रहे के बा। तो हमनी के पढ़त रहनी है क्लास 10th के केमिस्ट्री लेसन 1। आयकर लेसन 1 में लेक्चर तीसरा है, 2 लेक्चर हो गई बाटे छोटा छोटा। अब लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की लेक्चर 3 है, और ए में हमनी के टॉपिक रही आज के कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है, हम इस टॉपिक में जानेंगे। और आज का ये क्लास बहुत शानदार, जानदार और मजेदार होने वाला है। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, शांति से दिमाग को और मोबाइल को खोल लीजिए और आराम से देखते रहिए। आप कब सीख जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हर लोगों की अपनी विशेषता होती है, हर काम की विशेषता होती है। उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की भी विशेषताएं होती है। जैसे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस की उत्पत्ति होती है। पहला विशेषता क्या हो जाए? गैस की उत्पत्ति। दूसरा विशेषता क्या हो जाए? रंग में परिवर्तन। तीसरा विशेषता क्या हो जाए? ताप में परिवर्तन। चौथा विशेषता क्या हो जाए? अवक्षेपण का बनना, अवक्षेप का बनना। पांचवा विशेषता क्या हो जाए? तो अवस्था में परिवर्तन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कम से कम 5 गो विशेषता जाने के चाहिए। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जब होला तो ये 5 गो चीज में बदलाव होला। जरूरी ना कि पांचों एक ही साथ होला, लेकिन हर अभिक्रिया में पांचों में से कुछ ना कुछ जरूर होला। ये 5 गो विशेषता हमनी के ध्यान में रखे के बा। का बोलनी है? पहला तो गैस के उत्पत्ति, गैस बनेला रासायनिक अभिक्रिया होला। तो दूसरा अवक्षेप बनेला, रासायनिक अभिक्रिया होला। तो अवक्षेप हम बताएंगे कि अवक्षेप का है, अवक्षेप बताएंगे कि अवक्षेप क्या है, अवक्षेप कैसा होता है। तीसरा ताप में परिवर्तन। चौथा रंग में परिवर्तन। पांचवा अवस्था में परिवर्तन। क्या क्या बोले हम? पहला गैस का बनना, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा ताप में परिवर्तन, चौथा रंग में परिवर्तन, पांचवा अवस्था में परिवर्तन। ये 5 विशेषता होती है रासायनिक अभिक्रिया की। इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन हमें ये 5 चीजें बहुत जरूरी है और याद रखना है। तो हम एक एक को बारीकी से समझते चलेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो जो पहला विशेषता है वो है गैस का बनना। गैस का बनना यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस की उत्पत्ति होती है, गैस बनते हैं। ठीक, तो हम क्या इसमें लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कई प्रकार की गैसें निकलती है, या गैसें जो है गैसों का उत्सर्जन होता है, या गैसों की उत्पत्ति होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर हम दिखाएं तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा गैस की उत्पत्ति में, तो जब हम किसी धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल से कराया जाता है तो ये धातु की विशेष जब धातु चैप्टर पढ़ना होगा तो इसमें इसको विस्तार से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझना है कि जब हम किसी धातु की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से करा देते हैं तो उससे हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। हमने क्या बताया कि जब धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराया जाता है, किसी अम्ल से कराया जाता है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमेशा कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे देखिए, हमने एक धातु ले लिया सोडियम। इसका क्या नाम है जी? सोडियम। सोडियम की अभिक्रिया हमने एक अम्ल से करा दिया। इस अम्ल का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम कराते हैं एक सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड। ये लवण है जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। इसी को हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक।
बनता है और साथ में निकलते हैं हाइड्रोजन गैस। गैस को हमेशा ऊपर के एरो से दिखाया जाता है कि गैस ऊपर जा रही है, ये एरो बताता है कि ये गैस है। ये यहाँ पे जी भी लिख दिया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लिखना सीखेंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। तो ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे कौन सा गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से गैस भी निकलते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो इसमें से हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये अम्ल है, ये धातु है, तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराए हैं तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा। ये एक दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं, ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। हम नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ठीक, दूसरा उदाहरण समझते हैं इसी का। दूसरा उदाहरण तो देखिए, जब हम धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हमने क्या बोला कि जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये तो गैस निकल रही है ना। तो ये दूसरा उदाहरण समझिएगा कि जब धातु कार्बोनेट, तो मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग कहते हैं धोवन सोडा। जब इसमें 10 गो हाइड्रोजन के कण जुड़ जाए तो 10h2 हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम किसी अम्ल से कराते हैं, मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दी H2SO4, ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो देखिए यहां पे बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम, देखिए ये सोडियम आकर के सल्फेट से, ये सोडियम आकर के सल्फेट से लग जाएगा तो सोडियम सल्फेट, और साथ में बनेगा जल, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पे कौन सा गैस बन रहा है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए जब हम सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल से कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बन रहा है लवण, साथ में जल बनता है, ये लवण है, ये जल है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि ये भी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि गैस निकलती है। जैसे कि अगर हम किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराएं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दिया तो सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। ठीक, तो ये गैस के बनने में ये 2 एग्जाम्पल को याद रखना है। और इसमें से ये तो 10th क्लास के बच्चे काफी बेहतर इसको जानेंगे। अब कंपटीशन वाले इसमें क्या सीखेंगे, तो कंपटीशन वाले रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है। वो पूछता है कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, या कभी कभी तो ये समीकरण दे के ही पूछ देता है। ये एनसीईआरटी का समीकरण है और ये एनसीईआरटी रेलवे D2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन छापता है। तो ये तो कितनी बार तो ये समीकरण ही छाप के बोल देता है कौन सी गैस निकलेगी। जब हम धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। कंपटीशन वाले, रेलवे वाले, जो ग्रुप डी वाले हैं और जो क्या बोलते हैं एसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात समझ पाए। तो पहला विशेषता हमने क्या पढ़ा, गैस का बनना, जिसमें हमने उदाहरण देके समझ भी लिया कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस बनते हैं। ठीक, गैस की उत्पत्ति होती है। अब दूसरी विशेषता अगर हम बात करें दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता में अवक्षेप का बनना। दूसरी विशेषता लिखिए आप लोग, अवक्षेप का बनना। क्या लिखिए, दूसरी विशेषता में अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। दूसरी विशेषता लिखिए आप लोग, अवक्षेप का बनना। ये अवक्षेप क्या होते हैं, ठीक। तो देखिए, और रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक सफेद कलर का गाढ़ा एकदम पदार्थ नीचे तल्ली में बैठ जाता है। ठीक,
तो उसी को हम लोग कहते हैं अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में ये अवक्षेप बनते हैं उसी को हम लोग कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए, अवक्षेप का बनना, रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी विशेषता है अवक्षेप का बनना, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अवक्षेप भी बनते हैं। अवक्षेप क्या होते हैं? तो ये सफेद कलर का एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ये गाढ़ा लवण होते हैं जो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप। बात समझ पाए? तो देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे, इसमें हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद, किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक गाढ़ा सफेद पदार्थ बनता है जो नीचे तल्ले में बैठ जाता है अभिक्रिया में, तो उसको अवक्षेप बोलते हैं। बात समझ पाए? और इस जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ पाए? हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कम समझे, तो जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट, जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कंपटीशन वाले बच्चे, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो बनता क्या है? तो ये सोडियम जाकर के नाइट्रेट से मिलेगा, तो सोडियम नाइट्रेट क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। और आगे बनेगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा? ये सिल्वर। ये सिल्वर आकर के इसका सोडियम इसके पीछे वाले से लग जाएगा, प्लस निगेटिव वाले से जाके लग जाएगा, और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव वाले से जाके मिलेगा, अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ये क्या है? तो ये है सोडियम नाइट्रेट, और ये क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए, इसमें ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये अवक्षेप है। ये क्या है जी? ये सफेद कलर का होता है, ये सफेद कलर का गाढ़ा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के बाद तल्ली में नीचे बैठ जाता है, ये सिल्वर क्लोराइड। तो ये अवक्षेप है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया का ये विशेषता है कि किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा अवक्षेप बन जाता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड को याद रखिएगा। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में हम देखे हैं, रेलवे में आप लोग भी देखिएगा, जब प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो उसमें दिया रहता है कि इसमें से कौन अवक्षेप है, और उसमें दो चार वो अन्य यौगिक का नाम रहता है, उसमें एक सिल्वर क्लोराइड का भी नाम रहता है, तो ये भी एक अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट भी एक अवक्षेप है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या आपको ये समीकरण समझ में आया? तो याद रखिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो सोडियम नाइट्रेट के अलावे सिल्वर क्लोराइड जो है, एक सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप बनता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगर दूसरा उदाहरण समझें, दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण था, अब हम दूसरा उदाहरण समझते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण, देखिए जब हम सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, देखिए जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, इसका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट, और इसका क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। तो क्या कहें कि जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनेगा जी? तो देखिए ये सोडियम जो इस पॉजिटिव वाला है वो जाकर के क्लोरीन से मिल जाएगा, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और बेरियम ये प्लस वाला है इसका, ये जाकर के इसके माइनस अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट।
ध्यान से सुनिए, जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है, क्लोराइड से कराई जाती है, तो बनता है सोडियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है, 9th क्लास का ये विषय है कि हम कैसे ये अभिक्रिया में होता तो कैसे होता है। देखिए, ये इसका प्लस वाला, ये इसके माइनस वाले से जाके अभिक्रिया करेगा, ये प्लस वाला है, इसके माइनस वाले से आकर के अभिक्रिया करेगा। तो सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, जब आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेरियम सल्फेट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेरियम सल्फेट। और ये एक अवक्षेप होता है, ये क्या होता है जी, अवक्षेप होता है, जो अभिक्रिया में नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो ये अवक्षेप होता है। तो देखिए, जब हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है, जिसमें बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट भी एक अवक्षेप है, भूलना नहीं है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा। उधर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप था, ये बेरियम सल्फेट अवक्षेप है। बात समझ पाए आप। तो रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी विशेषता थी अवक्षेप का बनना, जिसमें हमें दिखाया कि अवक्षेप भी बनता है। अब तीसरी विशेषता लिखिए आप लोग। तो तीसरी विशेषता अगर हम बात करें तो रंग में परिवर्तन। तीसरी विशेषता के क्या लिखेंगे, विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता, तो तीसरी विशेषता में हम लोग जानेंगे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग भी बदलते हैं, तत्वों के, यौगिकों के, विलयनों के रंग भी बदलते हैं। बस समझता है। तो याद रखिएगा, रंग में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यौगिकों के रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में पहला याद रखिएगा, सारे एग्जाम्पल बहुत जरूरी है हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, 10वां तो के लिए तो जरूरी है ही। अब देखिए, जैसे हम लोग मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसका होता है KMnO4। देखिए, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जब इसमें हम नींबू का रस मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं जी, इसमें हम जब नींबू मिलाते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल होता है जी, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है जी, सिट्रिक अम्ल। तो देखिए, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू मिलाते हैं या सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं, तो जो इसका पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और ये कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है या सफेद जैसा हो जाता है। याद रखिएगा कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक अम्ल या नींबू मिलाते हैं, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग होता है, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और वो रंगहीन हो जाता है, विलयन सफेद हो जाता है वो विलयन। बात समझता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग, बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, किसकी वजह से, सिट्रिक अम्ल या नींबू को जब हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में, तो उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। बात समझता है। उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं, पोटेशियम, ये सारा एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, इसीलिए हम बार बार इसी को लिख रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की जाती है, तो
पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो नारंगी रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है? नारंगी। कैसा होता है? नारंगी। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का नारंगी रंग होता है वो धीरे धीरे हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो हरा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का नारंगी रंग होता है वो धीरे धीरे हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है जी? हरा हो जाता है। बात समझ पाए आप? तो याद रखिएगा ये दोनों एग्जाम्पल कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यौगिकों के रंग भी बदलते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का, जब पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू या सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, रंगहीन हो जाता है, सफेद हो जाता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को, तो उसका नारंगी रंग धीरे धीरे हरा हो जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को याद रखना है। अब तीसरी विशेषता की बात करते हैं, चौथी विशेषता की। तो रंग में परिवर्तन तो हो गया, अब ताप में परिवर्तन समझते हैं। तो चौथी विशेषता आप लोग लिखिएगा, चौथी विशेषता ताप में परिवर्तन। चौथी विशेषता में लिखिएगा ताप में परिवर्तन। देखिएगा ताप में परिवर्तन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान बढ़ जाता है तो किसी किसी में घट जाता है। जब ताप बढ़ता है, ताप का उष्मा निकलती है तो उसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब अभिक्रिया का तापमान घट जाता है, उष्मा का अवशोषण होता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप भी परिवर्तित होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे अभिक्रिया में ताप घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल समझिएगा, तो देखिए जो हम खरीद के लाते हैं बाजार से कली चूना, बाजार से क्या खरीद के लाते हैं? अगर मान लो कि तार घर पोताई करे के बा, घर में बियाह शादी पड़ेला तो सबसे पहले काची के ध्यान आवेला? घर के पोता सफेदी करावा। तो घर के पोते खातिर जब चूना खरीद के आवेला ओकर नाम रहेला कली चूना। का नाम रहेला? कली चूना, CaO। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कली चूना। कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है कली चूना। जब हम कली चूना की अब में बाजार से खरीद के लाए, अब ऐसा नहीं रहे कि कली चूना ले आए देवलिया में सीधे घस दिए, ऐसा तो नहीं होता है। इसको पहले भिगोना पड़ता है। तो इसमें हम क्या डालेंगे? जल डालेंगे। क्या डालेंगे? जल डालेंगे। तो जैसे ही हम जल डालते हैं चूना में, आप लोग देखे होंगे कि वो गर्म एकदम बुलबुला छोड़ने लगता है, भाप निकलने लगता है, खौलने लगता है वो पूरा चूनावा। इसका मतलब है कि जब हम कली चूना में जल मिलाते हैं तो भारी मात्रा में उष्मा निकलती है। क्या निकलती है जी? उष्मा। तो देखिए जब ये कली चूना में जल मिला देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। क्या बन जाता है जी? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना बन जाता है और साथ में भारी मात्रा में उष्मा निकालता है। क्या निकाल रहा है जी? उष्मा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? अब बताइए। उष्मा निकल रहा है तो तापमान बढ़ेगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तापमान इसका क्या हो जाता है? ताप जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं जी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं भारी मात्रा में, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसका ताप बढ़ जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ पाया? तो जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है और साथ में उष्मा निकलते हैं। यह बुझा हुआ चूना को देवालवा पर पेंट कर देते हैं। फिर यही बुझा हुआ चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का निर्माण करता है तो दीवार पे चमक आ जाती है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या ये पॉइंट समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको नौशादर भी बोलते हैं। नौशादर का भी ये फॉर्मूला है। जब यह ऊध्र्वपाती पदार्थ, ये ठोस होता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलता है, ऊध्र्वपाती पदार्थ होता है सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड।
किसको क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसको नौशादर भी बोलते हैं। तो जब हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम किससे करा देते हैं, अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम नौशादर अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं, इसको हम कराएंगे बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड से। जब हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड से कराते हैं तो ध्यान से सुनिएगा क्या बनेगा, ये बन जाएगा, सबसे पहले तो ये अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा जी, अमोनिया बनेगा। उसके बाद बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड का निर्माण होगा, और साथ में किसका निर्माण होगा, तो साथ में H2O का निर्माण होगा, जल बनेगा। ध्यान से सुनेंगे अगर तो, जब हम नौशादर की अभिक्रिया बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड से कराते हैं तो NH3 अमोनिया गैस, बेरियम क्लोराइड और जल बनता है। अगर हम देखें इसको संतुलित करके तो इधर Ba एक है, इधर भी Ba एक है, इधर Cl एक है, इधर Cl2 है, तो यहाँ पे हम Cl को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। संतुलित करना बहुत जरूरी है, हर समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूगो क्या हो गया, नाइट्रोजन, यहाँ पे भी दूगो नाइट्रोजन करेंगे, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, बेरियम यहाँ पे एक है, उधर भी बेरियम एक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 2 8 2 10, इधर कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 2 8, इधर कर देंगे तो हो गया 10, 3 दूनी 6 6 4 10। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। एक बार फिर से देख लेते हैं, इधर सोडियम कितना है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर बेरियम कितना है, 1, इधर भी बेरियम 1, इधर क्लोरीन कितना है, 2, इधर भी क्लोरीन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 8 2 10, तो इधर भी 3 दूनी 6 और 6 4 10, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया है। अब ध्यान से समझिए कि जब हम नौशादर की अभिक्रिया बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड से कराते हैं तो अमोनिया गैस, ये कौन सा गैस है, अमोनिया, बहुत ही दुर्गंधित गैस होता है, अमोनिया गैस, बेरियम क्लोराइड और साथ में जल बनते हैं। यानी कि ये जल बन रहा है, तो एक बात बताइए कि जब किसी अभिक्रिया में जल बनेगा तो उस अभिक्रिया का तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, सिंपल सी बात है। पानी बन रहा है तो पानी अभिक्रिया को ठंडा कर देगा, तापमान कम कर देगा, तो इस अभिक्रिया का तापमान कम हो जाता है, और ये अभिक्रिया करने में ऊष्मा का उपयोग होता है। ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ध्यान से समझिए, इसमें ऊष्मा बन तो नहीं ना रहा है जी, इसमें बन रहा है जल। इसका मतलब है कि इसमें ऊष्मा नहीं उत्सर्जित हो रहा है, बल्कि ऊष्मा अवशोषण हो रहा है, और उस अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उस अभिक्रिया में, और फिर जल बन रहे हैं, तो उस अभिक्रिया का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलते हैं तो उसको ऊष्मा छेपी, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी। लेकिन ये जो तापमान तो बदल रहा है ना, इस अभिक्रिया में तापमान बढ़ जा रहा है, इस अभिक्रिया में तापमान कम हो जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप भी बदलते हैं, ठीक। अब चौथी लिखेंगे, चौथी विशेषता नहीं, चौथी तो था ये, अब पांचवी विशेषता लास्ट है, अवस्था में परिवर्तन। पांचवी विशेषता की बात करते हैं, लास्ट विशेषता है। ये एग्जाम्पल आपको नहीं भूलना है, ये एग्जाम्पल कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, भूल के भी नहीं भूल सकता है कोई, ठीक। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए अब पांचवी विशेषता की बात करते हैं। तो पांचवी विशेषता में होता है अवस्था में परिवर्तन। पांचवी विशेषता की बात करते हैं तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था भी बदलता है। ठोस पदार्थ द्रव में, द्रव पदार्थ गैस में, गैस पदार्थ द्रव में, द्रव पदार्थ ठोस में, गैस पदार्थ ठोस में, ठोस सीधे गैस में। ये परिवर्तन अवस्था एक दूसरे में बदलते रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो, ठीक। जैसे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
पदार्थों की अवस्था भी बदलते हैं, जैसे ठोस द्रव में, द्रव गैस में, गैस ठोस में, गैस द्रव में, वो आपस में अवस्था बदलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम मोमबत्ती लेंगे, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। देखिए जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती का जो ठोस मोम होता है, जो हाइड्रोकार्बन का बना होता है, जब वो जलता है तो उसका कुछ भाग, मोमबत्ती का, ठोस मोमबत्ती का कुछ भाग पिघल करके नीचे गिर जाता है, द्रव में बदल जाता है। लेकिन कुछ भाग जल करके, मोम का पिघलना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन मोम का जलना रासायनिक प्रक्रिया है। तो जब मोम जलते हैं तो ठोस मोम का कुछ भाग गैस में बदल जाता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अपना गैस निकलने लगता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन, जो ठोस हाइड्रोकार्बन था, वो जल करके गैस में बदल गया। तो अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठोस पदार्थ गैस में बदल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो इसमें क्या हो रहा है? तो अवस्था तो बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे कि मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती का जो ठोस हाइड्रोकार्बन होता है, मोम होता है, वो जलता है तो गैस में बदलने लगता है। तो ये जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ही होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषता पढ़ लिए, बस समझता है। और इस 5 विशेषता को क्लास 10th वाले बच्चे दिमाग में एकदम नोट करके रखिएगा। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को इसका एग्जाम्पल दिमाग में सेट करके रखना है, बस समझता है। तो हम लोग अभी तक से क्या पढ़े थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हम पढ़े भौतिक रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में पहला कि गैस की उत्पत्ति। गैस, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी बनते हैं, जैसे कि जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराए, सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए तो हाइड्रोजन गैस निकला। उसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम अम्ल से कराते हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था। दूसरा हम लोग पढ़े अवक्षेप का बनना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में सफेद तरल का गाढ़ा पदार्थ बनता है जो अवक्षेप कहलाता है, नीचे तली में बैठ जाता है। जैसे कि जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराए तो सिल्वर क्लोराइड नामक अवक्षेप का निर्माण हुआ। जब हम क्या बोलते हैं सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए तो बेरियम सल्फेट नामक एक अवक्षेप का निर्माण हुआ, ये पढ़े। तीसरा हम लोग पढ़े रंग में परिवर्तन। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू मिलाते हैं तो उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब हम क्या बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो उसका नारंगी रंग हरा में बदल जाता है, तो रंग में परिवर्तन हुआ। चौथा पढ़े थे ताप में परिवर्तन, यानी कि बहुत से रासायनिक अभिक्रिया में तापमान बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे अगर हम कली चूना में जल मिला देते हैं तो भारी मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है, इसमें अभिक्रिया का तापमान बढ़ जाता है, इसे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब हम अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो भारी मात्रा में जल बनते हैं अभिक्रिया में, और अभिक्रिया में तापमान घट जाता है, कम हो जाता है, बस समझ पाए। ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो इसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। पांचवा पढ़े अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि जब मोम जलता है तो मोम का ठोस हाइड्रोकार्बन जल करके गैस में बदल जाता है। तो ये पूरे थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर हम ये क्लास अच्छा लगा होगा, हम कुछ भी आप लोग को सिखा पाए होंगे, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। क्या आपको समझ में आया ये सारी बातें? क्या हम आपको कुछ सिखा पाए? आप बोरिंग तो नहीं हुए? क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, हमें कुछ अच्छा करने का जो है अंदर से जो है हौसला बढ़ने लगता है आपके कमेंट से। तो आप बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, क्लास अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वैसे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा जो पढ़ाई से कोसों दूर भागते हैं, खासकर साइंस से कोसों दूर भागते हैं। हम लिखने नहीं देंगे, बार बार उसको जो है बोल बोल के, भले ये वीडियो कितना भी लंबा जाए, लेकिन बार बार बोल बोल के आपको क्लास में याद कराएंगे। तो उन लोगों को ये शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।